ध्यान दीजिए, कल एफएलटी की क्लास थी, तब वहाँ पर बच्चों ने कहा कि सर अब 30 दिन है और हमें थोड़ा सा कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण चीज़ों पे बता दीजिए कि हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं 2-3 चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट बताना चाहता हूँ। आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी करते रहें, ये आपके काम का। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी ध्यान रखें बेटा। 11 अप्रैल को अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपके बहुत महत्व की हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप पेन कॉपी लेके टिक करते हुए इसको करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहली बात, हर टॉपिक का अपना एक वेटेज। संभावना ये है कि बराबर वेटेज, परंतु केवल ये संभावना है। इस पर प्रीलिम्स के सिलेबस में जब दिया गया तो वहीं कहीं नहीं लिखा है, जबकि मुख्य परीक्षा के सिलेबस में ये लिखा हुआ है। ये पता है आपको? अगर नहीं पता है तो अभी ही पता करो, अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नोटिफिकेशन। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो नया है उसका महत्व ज़्यादा है। आपके घर में बहू आती है, ये कुछ पुरानी बहुएं हैं, कुछ नई बहू आई, तो सबसे ज़्यादा महत्व शुरुआत में किसको मिलेगा? नई बहू का। एक्सप्लोर करेंगे उसको कि इसमें क्या है, क्या है, क्या है, कौन से गुण है, कौन सा अवगुण है। जैसे कि अभी एक्ट को हटा दिया गया, एक्ट वाला सेगमेंट हटा है, तो जब एक्ट आए गए थे तब शुरुआत में क्या पूछा था, ये वाला एक्ट कब लाया गया, ये वाला एक्ट कब पारित हुआ, यहाँ से शुरुआत की थी और आखिरी तक आ गए। छान के क्वेश्चन निकाल दिए थे कि भैया इस एक्ट की कौन सी उपधारा में ये तक पूछ लिया। जब कुछ नहीं बचा दूंगा, ठीक है अब एक्ट हटा दो, अब नया चीज़ ले आओ। इसका मतलब है कि यूनिट 8 और यूनिट 9 और यूनिट 10 जो नए सेगमेंट्स आपको स्पेसिफाइड तरीके से मिल रहे हो, जैसे कि पिछले बार के सिलेबस में समसामयिक घटनाओं पर, यानी कि यूनिट 8 मिसिंग थी पूरी की पूरी। पूछ ले तो अच्छी बात, परंतु ना पूछे तो कोई हाथ नहीं पकड़ रहा था। तो इस बार करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक की नंबर 1 ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पर महत्वपूर्ण का मतलब है जहाँ गलतियाँ होंगी आप लोगों से। दूसरा है यूनिट 9, जहाँ पर आपको विज्ञान और तकनीकी, खासकर संचार तकनीकी, मैं तकनीकी की बात कर रहा हूँ, बेसिक कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरा सेगमेंट है स्पोर्ट्स। फिर से करंट अफेयर्स नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण में, नंबर 1 करंट अफेयर्स, नंबर 2 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी वाला पार्ट यूनिट 9, नंबर 3 है स्पोर्ट्स। आप देखेंगे अलग अलग जगह लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दिए हो तो, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में अगर आप गौर करेंगे तो एमपी पूरे पेपर में बिखरा हुआ है। 10 के 10 टॉपिक में आपको एमपी यहाँ थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, मैंने सबको टोटल किया और ये लगभग वेटेज है 35% का। आपके कुल सिलेबस का 35% है एमपी। तो नंबर 1 करंट अफेयर्स, नंबर 2 यूनिट 9 यानी कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, नंबर 3 स्पोर्ट्स, नंबर 4 एमपी और नंबर 5 है आयोग, कमीशंस। ये 5 टॉपिक का वेटेज आपका लगभग बनता है 65 to 70%। यानी कि अगर आप इन 5 चीज़ों पर अगर पकड़ बना के रखें, और ये वही 5 सेगमेंट हैं जहाँ पर सामान्यतः पुराने बच्चे गलती करते हैं। नए बच्चे तो कहीं भी कर सकते हैं, जो नया खिलाड़ी है वो तो कहीं भी आउट हो सकता है, परंतु जो पुराने चावल हैं वो कहाँ फेल करेंगे वो बता रहा हूँ। तो जो लोग प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, समझिए इस बात को। तो आपको वे लोग जो एग्ज़ाम निकालने वाले, जो मुख्य परीक्षा देने वाले, उनको बता रहा हूँ। नंबर 1 करंट अफेयर्स, नंबर 2 टेक्नोलॉजी, नंबर 3 स्पोर्ट्स, नंबर 4 आयोग और नंबर 5 एमपी। आपको अगले पूरे 1 महीने इनको लगातार पढ़ना है, पढ़ना बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस लगाने, पढ़ने हैं रात दिन, मतलब अपने 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 में से 7 घंटे किसको पढ़ना है? इन्हीं को पढ़ना है। इसका मतलब ये। अब आप कहोगे सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो उत्तर है 35 क्वेश्चन। हर सेगमेंट से 5-5 क्वेश्चन निकाल लो। अच्छा, 35 में से अगर आप अभी भी आपको दे दें तो भी आप 25 तो बना ही दोगे बगैर पढ़े। तो जो बच्चे अभी ज्योग्राफी पढ़ने पर जोर दे रहे हैं, जो बच्चे अभी कहे कि हम हिस्ट्री संगम काल मान करके ही मानेंगे, ये चोल चालुक्य या त्रिपक्षीय संघर्ष में तलवार भांज रहे हैं, वो समझ लो कि तुम्हारे शहीद होने का समय आ गया। या जो ग्रह उपग्रह में घूम रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी, जैव विकास को देख रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हें विकसित होने की जरूरत है। जो किया सो बढ़िया किया। आखिरी में हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल रात को तबीयत खराब, ठीक है, तो मैं शाम को बोल के गया कि ये हो गया है, अब एमपी वाला ये सेगमेंट तैयार कर देना पूरी टीम को। मैं सुबह आके देखूंगा, अगर सेटिस्फैक्ट्री होगा तो इसको डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे।
तो मुझे पता था कि सुबह क्लास लेनी, तो 9 बजे में चला गया, 9 साढ़े 9 बजे। खाना खाया, खाना खिला नहीं खिला, दवाई ली और सो गया। 4 बजे तक नींद नहीं आई, फिर भी पता था कि सोना तो है ही। 10 बजे उठे, ब्रश किया और यहाँ आ गया। फिर ये डिसाइड किया कि देखूंगा कि 12 के पहले नहाना है कि नहीं नहाना है। मुझे लगा कि नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, स्वास्थ्य मतलब शरीर का टेम्परेचर ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए क्या पहने जा सकते हैं, तो जो उपलब्ध कपड़े थे वो पहन लिए और मुंह पे पानी मारा और आ गए। तो अब क्या कह रहा हूँ मैं आपको, आपका जो भी स्टेट ऑफ माइंड हो, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी कितनी भी हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा हो, हमें क्या करना है, मिनिमम को तो फोकस करना ही। मुझे यहाँ पे खड़ा होना है, मिनिमम मैं आपको 1 घंटे पढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं सर आए थे बीमारी में, पढ़ा के चले। तो ये आपका डेडिकेशन, ये आपका कमिटमेंट। आप बिल्कुल ये ना सोचो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए एक लाइन हर जगह, अपने यहाँ पर हर जगह मिलेगी आपको लिखी हुई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम ये भूल ही जाओ कि तुम किसी दिन भी कह सकते हो कि मेरा इस बार प्रीलिम्स हो रहा है या मेरा ये हो रहा है। भविष्य किसी ने नहीं देखा। 2019 वाले बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि मुख्य परीक्षा होगी कि नहीं होगी। वो एक दिन पहले तक सोचेंगे, उनकी नियति है ये, उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ उनके साथ बनाई। हमारे फेवर में अच्छी परिस्थिति क्या है कि 11 अप्रैल को हमारा पेपर होगा, ज़रूर ही होगा। बस मुख्यमंत्री जिंदा रहे, पाकिस्तान हम पर मिसाइल अटैक न करे, परमाणु बम न फटे, ऐसी कुछ 1000-2000 संभावना है, बस वो ना हो, है ना। उसमें हमारा जिंदा होना भी ज़रूरी है, समझ रहे हैं। 11 अप्रैल में तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि हम अजर अमर है, 11 अप्रैल को पेपर देना है। सबसे पहले इन 5 सेगमेंट्स को तैयार करो। अब बच्चे बोलेंगे सर वो 35 क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, तो मैं सीधे खड़े होकर बोल रहा हूँ, सारे कोचिंग के मैटर को आग लगा दो, सारी किताबों को आग लगा दो, और घटना चक्र माता को सलाम करो, 2 अगरबत्ती लगाओ। नाम लेके बोल रहा हूँ, मेरा कोई कमीशन नहीं है उनसे, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं इलाहाबाद रहा हूँ, उन लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं लोग। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना दिए और उनके सॉल्यूशंस भी ऑलमोस्ट 99.99% तक ऑथेंटिसिटी के साथ दे दिए। हमारा MPPSC का मेलजोल नहीं है उनसे, परंतु जो चीज़ें आपके काम की वो बता दे रहा हूँ। नंबर 1, हिस्ट्री में सबसे पहले कर लो 1857 से लेकर 1964 तक हिस्ट्री बता रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करना है उत्तर प्रदेश PCS के, फर्स्ट प्रायोरिटी हिस्ट्री में 1857 से लेकर 1964 बोल रहा हूँ, 47 नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी प्रायोरिटी जो है वह है एंशिएंट हिस्ट्री का कल्चर, और कल्चर में भी क्या, सोर्सेस, बुक्स और अभिलेख, साहित्य और अभिलेख, यानी कि मैं बोल रहा हूँ सोर्स। प्राचीन भारत में क्या है, सोर्स। मिडाइवल हिस्ट्री में नंबर 1 सल्तनत बोल रहा हूँ, इन दोनों को फिर अलग करूँगा। सल्तनत में नंबर 1 राजनीतिक परिदृश्य, यहाँ सुल्तानों से पूछते हैं बता सुल्तान तूने क्या किया, तो ऐबक से पूछ लेना, इल्तुतमिश से पूछ लेना, बलबन से पूछ लेना, अलाउद्दीन से पूछ लेना, मोहम्मद बिन तुगलक से बोल लेना, और इब्राहिम लोदी तक पूछ लेना सबसे कि बताओ क्या क्या किया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ही महत्व है। दूसरा है यहाँ पर जो थोड़ा मोड़ा आर्किटेक्चर आ जाता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ही आता है, बस उससे ज़्यादा नहीं आता। मुगल काल में सबसे पहले पढ़ना है स्थापत्य, कि दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई, बताओ, औरंगजेब ने बनवाई, दिल्ली के लाल किले बनवाई। तो मुगल काल में सबसे पहले आर्किटेक्चर पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ना है अकबर दादा को, फिर औरंगजेब दादा को, फिर मन करे तो शिवाजी, यानी कि मराठा, बस खत्म। समझ में आया, ये प्रायोरिटी है। ज्योग्राफी में आ जाओ। ज्योग्राफी में सबसे पहले पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। उसमें भी कौन सा, 1 लाइन वाले हैं, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाके मिल रही है, नदियाँ, पठार, पर्वत। सबसे आखिरी में पढ़ना हिमालय, क्योंकि वहाँ हिमालय की वादियों में खो जाते हैं हम, कौन धौलाधार श्रेणी, कौन अरावली श्रेणी, पता नहीं। जहाँ जहाँ परेशानी लगे उस टॉपिक को होल्ड, थामा वो क्या आते हैं, जब तक परेशान हो गए तब तक कर लोगे। बात समझ में आई। इसमें भी कौन कहाँ है, लोकेशन, जितने भी प्रश्न तुम्हें लोकेशन वाले मिले वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कौन कहाँ है, क्यों है ये भूल जाओ, क्योंकि ये हमारी टेंशन ही नहीं है, ये UPSC की टेंशन। क्लियर हुआ। इसके बाद आ जाओ वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पे बाद में जाना, सबसे पहले जाना रीजनल ज्योग्राफी पे।
रीजनल ज्योग्राफी में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इनकी लोकेशंस वाले यानी कि मैपिंग। इसके बाद में जो गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, फॉरेस्ट, जो बेसिक फंडामेंटल बेसिक चीज़ें हों, बस उतना। ख़त्म ज्योग्राफी। साइंस 2 सेगमेंट कंप्लीट करा दिए मैंने। पॉलिटी पे आ जाएंगे पहले, पॉलिटी पे आ जाओ, लिखो। पॉलिटी में सबसे पहले अगर तुम लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो उसका जो आयोग वाला पोर्शन है ना, सबसे पहले वो उठाना, क्योंकि आयोग को 2 बार पढ़ना है। आपकी पॉलिटी के अधिकांश क्वेश्चन कहाँ से आने वाले इस बार मालूम? आयोग से और पार्लियामेंट्री, संसद से, पार्लियामेंट से, और यहाँ से आएंगे संसदीय समितियाँ और आयोग। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार। इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। इसके बाद में 35 से लेकर 51, प्रायोरिटी बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ के बाद में आप आ जाओ राष्ट्रपति पर, प्रेसिडेंट। इस पार्लियामेंट पहले बता चुका हूँ मैं। प्रेसिडेंट होने के बाद आप जुडिशरी ले लीजिए और साथ में जोड़ लीजिए संविधान संशोधन अधिनियम, और साथ में जोड़ लीजिए 73rd और 74th अमेंडमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स। खत्म। इतना भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए तो बोल ही नहीं रहा मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रायोरिटी बता रहा हूँ। पॉलिटी हो गया क्या खत्म? अब आ जाओ, अच्छा जहाँ मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रमुख अनुसूचियाँ, प्रमुख आर्टिकल, ये तो अंडरस्टूड है ना, ये तो अंडरस्टूड है। हाँ, अब आगे आ जाओ साइंस पे। तो साइंस वाले पोर्शन में ना फिजिक्स पढ़नी है पहले, ना केमिस्ट्री पढ़नी है, सबसे पहले पढ़नी है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले ह्यूमन बायोलॉजी, और उसमें भी सेल नहीं पढ़ना है, टिश्यू नहीं पढ़ना है। हम बीमार हो गए और जहाँ जहाँ बीमार में वायरस मिले ना, उसको छोड़ना मत। वायरस ने हमें नहीं छोड़ा, हम नहीं छोड़ेंगे वायरस को। तो सबसे पहले वायरस खत्म करना है। कौन सी बीमारी किस रोगाणु से, जीवाणु से, बैक्टीरिया से, फंगी से, और इसका इलाज, ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद में हमारे कौन से अंग में क्या समस्या होती है, कौन सा निकाल दे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी आँख कौन सी है, छोटा मोटा, मोटा पतला, पूरी ह्यूमन बायोलॉजी। इसके बाद में प्लांट बायोलॉजी पढ़ने के लिए केवल एक ही फंडा याद रखना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। प्लांट बायोलॉजी का मतलब क्या है? जो हमारे लिए पैसे का मामला सही बने, ठीक है, बाकी छोड़ देना सब कुछ। यहाँ पर इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी क्लिक होता है। इन्वायरमेंट से स्पेसिफाइड होके क्वेश्चंस कम आएंगे इस बार, ध्यान रख लेना। पहले बहुत ज़्यादा आते रहे, वेटेज कम मिलेगा। तो इन्वायरमेंट के संदर्भ में जो लीगल मेजर्स हमने लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 नेशनल लेवल पे, और एमपी ने इसको कब लिया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974। इस तरह की बातें कर रहा हूँ मैं। तो एमपी के स्तर पर ये और यहाँ पर ये हो गया। कुछ क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। बायोलॉजी के बाद आप सीधे पहुँच जाना कहाँ पर? फिजिक्स में। फिजिक्स में जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल मतलब आपने अगर 11वीं 12वीं फिजिक्स पढ़ी और उसके नाम पे जो याद आता है आपको, बस वही। कॉपरनिकस को याद रख लो, न्यूटन को याद रख लो, और इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। ख़त्म। केमिस्ट्री में फिर इकोनॉमिक केमिस्ट्री। इकोनॉमिक केमिस्ट्री का मतलब समझते हैं आप? कि खाने का सोडा कौन सा है, धोने का सोडा कौन सा है। समझ में आया ना? बस केमिस्ट्री का मतलब ये समझ लेना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री को देख लेना। खत्म। इसके बाद में अपने को साइंस में कोई सिर फुटबॉल नहीं करना है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। और कोई बात हो तो बताओ। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दम है, जान है तो ही जाना, नहीं तो नहीं जाना। क्योंकि मैंने बच्चों की स्थिति ये देखी कि अगर सिर के बल भी खड़े हो रहे हैं तो कह रहे सर चकरा रहा है। जान बची है तो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, 4-5 प्रश्न से ज़्यादा नहीं आने। नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या, एडम स्मिथ कौन है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा, नेशनल इनकम। तीसरा, इकोनॉमिक सर्वे की 4 लाइनें। जीडीपी क्या चल रही है, एमपी की जीडीपी क्या है, प्राइमरी सेक्टर कितना, सेकेंडरी सेक्टर कितना। इकोनॉमिक सर्वे की 4 लाइनें। 4 लाइनें बोल रहा हूँ, 40 नहीं, 4 लाइनें। इसके बाद में मुद्रा और बैंकिंग, उसमें भी नोट, पैसा।
मुद्रा और बैंकिंग में आरबीआई और उनके कार्य बैंक आ जाते हैं और साथ में आ जाता है कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, अपना पूंजी बाजार। इसके बाद में आपको देखना है केवल आखिरी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो आपको वैसे भी जीके वाले पार्ट में पढ़ना ही रहता है। क्लियर हुआ कुछ? अब आपको ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं करने की। इकोनॉमिक्स पे 300 क्वेश्चन ऑलरेडी बन गए हैं, 100 क्वेश्चन और बना दूंगा तो उसको देख लेना। अभी 36 वाला अभी 2 पेपर सॉल्व करवाना बाकी है, वो भी आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। मैंने लगभग सारे प्रश्न वहाँ पे कवर कर डाले। 100 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इकोनॉमिक सर्वे का करंट अफेयर्स उसमें आना है, वो हो जाएगा। क्या अब मैं आगे बढ़ूँ? मुझे एमपी पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर फिर भी आप मुझे अनुमति दो तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना आपको। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं केवल आपको ये बता देता हूँ कि तुम लोग गलती कहाँ करते हो, ठीक है? क्योंकि मैं रात दिन क्वेश्चन बनाता हूँ और मैं देखता हूँ कि बच्चों के चेहरे पे कब खुशी आती है और कब गलती आती है। सबसे पहली बात तो खुश ये हो जाओ कि आप अगर 35 क्वेश्चन उठाओगे तो 35 में से कम 25 तो बनाओगे। तो 35 में तो 25 पक गए अपने अभी से ही, जितनी तैयारी। परंतु ये जो बाकी 10 है, इसको और कैसे मैनेज करें? ये 25 तो हर कोई बनाएगा, 27 भी हर कोई बनाएगा, 28 भी हर कोई बनाएगा, पर इसके ऊपर जो बनाएगा वो है राजा आदमी। इसको 28 से ऊपर 35 तक कैसे लेके जाना है? नंबर 1, कल्चर वाले पोर्शन में आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हो, और ये गलती आप नहीं करते हो, ये गलतियाँ किताब दर किताब, नोट्स दर नोट्स चलती आ रही हैं। तो आपको एक ही काम करना है कि एमपी में जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो उसको मुझे व्हाट्सअप कर दो। अपने पास खुशी की बात है अनिल शर्मा सर है, मैं नहीं कर पाऊँगा उसको, मैं अनिल शर्मा सर से पूछूंगा, फाइनली क्या आंसर होना चाहिए वो मैं बता दूंगा। एक पूरी टीम इस काम के लिए लगी हुई रहेगी आप लोगों के लिए अगले 1 महीने तक। एमपी में जहाँ भी कन्फ्यूज़न मिले वो भेज दो क्वेश्चन के साथ में, आपको वो कन्फ्यूज़न दूर करने लायक क्वेश्चन मिल जाएगा या उसकी डिटेलिंग मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इस बार होने वाला है आप लोगों के लिए एमपी में, वो है इतिहास, एमपी की हिस्ट्री। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो 11 अप्रैल के पेपर को उठा के देख लेना। कम से कम 10 प्रश्न, कम से कम बोल रहा हूँ 10 प्रश्न आपको केवल एमपी के हिस्ट्री से मिलेगा, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न्स। तो अभी से ध्यान रख लेना, आपको हिस्ट्री को छोड़ना नहीं, ठीक है? अभी पिछले 1 महीने से अपने इंस्टीट्यूट पे अनिल शर्मा सर लगातार इतिहास पे बहुत सारी क्लासेस ली होंगी, खूब पढ़ाया, खूब लिखवाया, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे इन जनरल बता रहा हूँ कि आपकी फिजिकल एमपी की जगह कल्चरल एमपी महत्वपूर्ण है। आपका इतिहास और साथ में कला संस्कृति, ये जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 35 में से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो 35 + 5 मान लो या 35 में ही 5 मान लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। तो 10 और 15 क्वेश्चन का तीर तुक्का मैंने एकदम स्पष्ट करके आपको बता दिया है। ये वेटेज आपको उस दिन पेपर में देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है? अब इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्या क्या चीज़ें जो समस्याएं पैदा करती है आपको। नंबर 1, जितने भी प्रमुख हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के और खासकर एमपी के, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में कुछ बता दिए हैं, अगली क्लास में कुछ बताने वाला हूँ। इन सबको करके इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लेना, जितनी भी उत्तर एक लाइन में दिए जा सके उनको याद कर लेना अच्छे से। प्रमुखों पर गलतियाँ करते हैं आप लोग, चाहे मानो या ना मानो, ठीक है? किताबों में भी गलतियाँ कर देते हो। और ये जो दिन वगैरह जहाँ कन्फ्यूज़न है, तो अभी से अपनी तैयारी में आपको क्या करना है, अपने कन्फ्यूजन्स को कम करना है। जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो व्हाट्सअप कर दो, आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया जाएगा। 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन, 2 नहीं तो 3 दिन आपको आंसर मिलेगा, ठीक है? और अगर स्तर मुझे लगा कि बड़े स्तर पर उसको बताने की ज़रूरत है तो उन कन्फ्यूजन्स को मैं बताता भी रहूँगा आप लोगों को कि ये कन्फ्यूज़न है और इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों?